दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और उम्मीद है आप लोगों ने एक उम्दा दिन गुजारा होगा। 2 रोज तक आपको पुराने व्लॉग्स देखना पड़े और उसकी वजह थी कि मैं सफर में हूं, मैं इस वक्त दुबई में हूं और आपसे इस वजह से मुलाकात नहीं हो पा रही थी, लेकिन मैंने आज सोचा कि आपसे जरूर मुलाकात हो। उसकी वजह यह है कि कल सिंधी फेस्टिवल था, सिंधी कल्चरल फेस्टिवल था यहाँ दुबई में। आप जानते हैं कि कल मैंने तस्वीर भी पोस्ट की थी, सिंधी कल्चरल डे था और उसी मुनासिबत से दुनिया भर में हमारे जो सिंधी भाई हैं उन्होंने मुख्तलिफ तकरीबात और मजालिस और जलसों का एहतमाम किया था। कराची में भी आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ रैलियां भी निकाली गई। 2-3 चीजें हैं जो मैं यहाँ अर्ज करना चाहता हूँ। एक तो खुशी का इजहार बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन आप खुशी के इजहार में और खास तौर पर अगर आप अपनी सकाफत का इजहार कर रहे हैं तो एक बात का बिल्कुल ख्याल रखिए कि सकाफती दिन मनाते हुए आप एक तरह से अपनी सकाफत के नुमाइंदे बन जाते हैं और उस बीच में आप अगर ऐसी कोई भी हरकत करें जो नामुनासिब हो या गैर मुहज्जब हो तो वो एक पूरी की पूरी कम्युनिटी के हवाले से नादुरुस्त यूं समझिए कि अलामत या इशारिया बना देती है और ये कोई ज्यादा मुनासिब बात नहीं है। तो एक तो मैंने देखा कि वो कल्चरल डे के नाम पर हमने देखा कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ इस अंदाज की रैलियां थी जो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं थी, जो कि सिंध के कल्चर का बिल्कुल भी इजहार नहीं थी। तो खुशी का इजहार जरूर कीजिए, सकाफत का इजहार जरूर कीजिए। सकाफत पर प्राइड भी बहुत खूबसूरत शय है, अपनी सकाफत पर फख्र कीजिए। सकाफत के वो उनसुर जो नुमाइंदा हैं उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार कीजिए। मिसाल के तौर पर सिंध का मामला हो तो अजरक या टोपी या जुबान या सिंध की दस्तकारी या सिंध की तहजीब और तारीख या तमद्दुन, ये सारी चीजें वो हैं जिस पर आप बगैर किसी सोच के फख्र कर सकते हैं, क्योंकि ये हजारों साल पुरानी है और इस पर यकीनन हम सबको फख्र करना भी चाहिए। सिंध तहजीब वो दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसका इजहार करते हुए ख्याल रखिए कि वो बेहंगम ना हो, वो नामुनासिब ना हो, वो बद तहजीबी ना हो, क्योंकि अगर आप तहजीब की नुमाइंदगी कर रहे हैं तो वो बद तहजीब अंदाज से नहीं होना चाहिए। तो ये मुझे एक बात करना थी। दूसरा ये कि कल यहाँ दुबई में मुझे एक सिंधी फेस्टिवल में जाने का इत्तेफाक हुआ। अच्छा, वो इत्तेफाक इस तरह से हुआ कि हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने आयरलैंड से मुझे मैसेज किया कि आते भैया अगर आप दुबई में हैं तो सिंधी कल्चरल सोसाइटी दुबई की वो सिंधी कल्चरल डे के एतबार से एक फेस्टिवल का इनेकाद कर रही है, जिसमें गीत संगीत भी होगा। सिंध के बहुत सारे गुलकार वो वहां आएंगे। उसी तरह शाह साईं और सच्चल साईं की शायरी और शेख अयाज की शायरी भी सुनने को मिलेगी। वहां पर आप सिंध की अजरक और टोपी पहने लोगों से मिलेंगे भी। तो मैं चूंकि दुबई में एक और प्रोग्राम के सिलसिले में आया था, तो मेरे लिए उस वक्त, और मजे की बात है कि वो ठीक मेरा जो पैनल डिस्कशन था वो ठीक उसी वक्त था जिस वक्त ये प्रोग्राम हो रहा था, यानी 7:30 पर। तो मैं जब वहां पहुंचा तो 2 मामलात हुए। एक तो ये कि इंतहाई खुशगवार एहसास हुआ कि बहुत सारे सिंधी दोस्त वहां मौजूद थे, लेकिन दूसरा एहसास ये हुआ कि जिस अंदाज का इंतजाम इतनी बड़ी तादाद के लिए होना चाहिए था, उसमें यकीनन मेरे ख्याल में जो हमारे वहाँ मुंतजमीन थे वो उसका दुरुस्त अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे या लगा पाए थे। इसलिए उनके जो उन्होंने इंतजाम किया था उससे कई गुना ज्यादा लोग मौजूद थे और यही वजह है कि वहाँ बद इंतजामी का कुछ मामला नजर आ रहा था, जो कि खैर ज़ाहिर है इसमें उसको ह्यूमन एरर में आप उसे कंसिडर करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अहम बात यह है कि वहां पर भी मैंने देखा कि आप जब अजरक या सिंधी टोपी पहन लेना भाई, तो उसके बाद आप नुमाइंदा हैं। फिर आप अगर आप जो करेंगे वो दूसरी कौम का फर्द वो आपकी कौम की अलामत के तौर पर देखेगा। तो अगर आप तहजीब का मुजाहरा नहीं करेंगे तो वो उसकी परछाई फिर पूरी कौम पर पड़ती है। इसका ख्याल रखा कीजिए। लेकिन अहम बात ये हुई कि वहां अब ये कल्चरल डे था, लेकिन और यहां पर बहुत संजीदा बात है, बेहद संजीदा बात यह कि वहां जब मैं बैठा हुआ था तो वहां कुछ दोस्त
वो सिंधु देश के नारे भी लगा रहे थे। और मैं जब बाहर निकला, हालांकि मुंतजमीन उनको कह रहे थे कि ऐसा ना कीजिए, जरूरत नहीं है, कल्चरल डे है ये, नारेबाजी से परहेज करें। लेकिन मैं जब बाहर निकला तो वहां एक ग्रुप था सिंधी दोस्तों का, उसमें एक नौजवान मेरे पास आया, शायद मुझे पहचान गया, कहने लगा कि आतिफ भाई मैं आपके सारे व्लॉग्स देखता हूं। मैंने कहा जी बहुत खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि आतिफ भाई आप तमाम कौमों के लिए आवाज उठाते हैं, सिंध के लिए भी आवाज उठाते हैं, लेकिन आप सिंधु देश के लिए आवाज नहीं उठाते। मैंने कहा अच्छा तो फिर मुझे कोई आर्ग्यूमेंट देना, क्यों उठाऊं मैं आवाज। तो उसने एक अजीब बात की और वो बात बड़ी तकलीफ दे है। और उसने कहा कि देखिए सिंध ने पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान ने सिंध को क्या बना दिया है। ये बात बड़ी तकलीफ दे थी मेरे लिए। और उसकी वजह यह है कि हमने पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों को जाने क्या बना दिया है। ये बात दुरुस्त है, ये सारी तहजीबें, ये सारी जुबानें, ये सारे सूबे, ये हजार साल की तारीख के हामिल हैं। और अगर नौजवानों के जहनों में ये सवालात पैदा हो रहे हैं और पाकिस्तान से दूरी पैदा हो रही है, तो इसमें उन नौजवानों का कसूर तो नहीं है, इसमें तो इसका मतलब है कि हमारा कसूर है, हमारी रियासत का कसूर है। रियासतें मजबूत तब होती हैं जब वहां लोग दस्तूरी जमानतों के साथ, मोहब्बत के साथ, वतन से मोहब्बत के साथ वो जुड़े होते हैं। और वो जोड़ पैदा तब होता है जब वो रियासत अपने लोगों को इज्जत देती है, तालीम देती है, मयारी तालीम, सेहत की सहूलियात, बहबूद का इंतजाम करती है, जोड़ती है अपने साथ। फर्द उस रियासत का हिस्सा समझता है अपने आप को, बोझ नहीं समझता, ना रियासत को अपने ऊपर, ना खुद को रियासत के ऊपर। ताकत से लोगों को अपने साथ नहीं जोड़ा जाता, मोहब्बत से जोड़ा जाता है। और ऐसे में अगर नौजवानों के जहनों में ये सवालात पैदा हो रहे हैं या ये पाकिस्तान से नाराजगी पैदा हो रही है, तो ये नादुरुस्त है और इसका अजाला किया जाना चाहिए। क्योंकि ऐसे ही जज्बात वहां बलोचों के हैं, ऐसे ही जज्बात पश्तूनों तक के हैं, खासतौर पर जो कबाइल के इलाकों में रहने वाले पश्तून हैं। ऐसे ही जज्बात कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के हैं। ऐसे ही जज्बात पाकिस्तान में दीगर जो कौमें हैं उनके भी कुछ ऐसे ही हैं। सभी को तलखी है, दुख है। रियासत के जिम्मे जो बुनियादी जिम्मेदारियां थी, रियासत को अदा करने में नाकाम रही है। ना मुनासिब तालीम का इंतजाम है, ना सेहत आमा का कोई बंदोबस्त है मुनासिब अंदाज से। और इस मुल्क में एक अशराफिया है जो न सिर्फ फैसले खुद कर लेती है, बल्कि इस मुल्क से पैदा होने वाले तमाम तर समरात उनके भी बादशाह बन जाती है, मालिक बन जाती है। और आम आदमी उसका कोई लेना देना ही नहीं है इस मुल्क में, ना उसके शेयर्स बनते हैं इस मुल्क में, स्टेक्स बनते हैं इस मुल्क में। इस तरह अगर आप जारी रखेंगे तो आप अपने नस्लों को पाकिस्तान से दूर ही ले जाएंगे। उस नौजवान को आप बेशक बुरा भला कह दीजिए, सिंधु देश के नारे लगाने वाले दोस्तों की पर जितनी चाहे तनकीद कर दीजिए, लेकिन ये सवाल तो बड़ा वैलिड है ना कि सिंध ने पाकिस्तान, याद रखिएगा पूरे मुत्तहिदा हिंदुस्तान में सिंध वो वाहिद सूबा था मुस्लिम अक्सरियत वाला जिसने पाकिस्तान के हक में करारदाद मंजूर की थी। और अगर सिंध के लोग वो, और खासतौर पर नौजवान अगर ऐसी सोच रखते हैं या उनमें ये सोच पैदा हो रही है, तो इसका जवाब किससे लेना चाहिए? इसका जवाब जर्नैलों से और इस मुल्क के फैसला साजों से नहीं लेना चाहिए। इसका जवाब उन जजों से जो नजरिया जरूरत के तहत फैसला देते हैं उनसे नहीं लेना चाहिए। इस मुल्क के सियासतदानों से नहीं लेना चाहिए जिन्होंने मफाहमत और समझौतों की सियासत की नजर कर दिया है पूरा मुल्क। इस मुल्क के सहाफियों से नहीं लेना चाहिए जिन्होंने हमेशा अपना कलम फरोख करके ताकत की सजदा रेजी की और कसीदे लिखे। उस मुल्क के अदीबों और कलमकारों के नाम ये सवाल नहीं होना चाहिए कि जो हमेशा दरबारों में जाके और तमगे लेने के लिए अपने लफ्ज बेच आते हैं। ये है वो सवाल। मैं वापस जाऊंगा तो एक बाकायदा जो पूरी तहरीक है या जो लोगों के मामलात हैं या सिंधु देश का जो मामला है, ये इस पर तफसील से बात भी करेंगे। मैं जाती तौर पर आपको बताऊं, मेरी जाती राय में मैं तकसीम कोई भी हो मैं उसको ठीक नहीं समझता। मैं अगर हिंदुस्तान की तकसीम के वक्त होता तो मैं उस वक्त हिंदुस्तान की तकसीम के खिलाफ होता। मैं पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो तकसीम थी, अगर मैं उस वक्त होता तो उस वक्त मैं बांग्लादेश की तकसीम के खिलाफ होता। तकसीम पैदा ही तब होती है जब लीडरशिप फेल हो जाती है। तकसीम पैदा ही तब होती है जब मुज़ाकिरात नाकाम हो जाते हैं। तकसीम पैदा ही तब होती है जब हम ऐसे सवालों का जवाब देना बंद कर देते हैं
ایسے سوالوں پر گفتگو ہونا بند ہو جاتی ہے، پھر تقسیم ہوتی ہے، اور وہ تقسیم ہوتی ہی تب ہے جب دانشور، ادیب، سیاستدان، جج، جرنیل یہ سب دوسری طرف جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور طاقت سے لوگوں کو کچلنا شروع کر دیتے ہیں اور جملے بازیاں شروع کر دیتے ہیں اور ان سوالوں کے جواب نہیں دیتے۔ یہ سوال ویلڈ سوال ہیں، ان سوالوں کا جواب آپ کو دینا ہی پڑے گا۔ تو اس لیے میں کوشش کروں گا کہ اس پر ایک مناسب انداز سے ویلاگ کروں اور آپ لوگوں کو پورا سمجھاؤں کہ جو سندھ کے لوگ ہیں انہیں کیا سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جو پاکستان کے دیگر قومیں ہیں ان کو سندھ کے خدشات کو کس طرح سمجھنا چاہیے۔ بہت سارے معاملات ہیں سندھ کے اور وہ واقعی درست سوالات ہیں، تو اس پر تفصیل سے بات کریں گے، لیکن میں چاہتا تھا کہ اس پر ضرور بات ہو، اور آج آپ سے بات ہو رہی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔